नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो जो री एग्ज़ाम होने वाला है या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो हिंदी आती है, तो हिंदी भाषा की जो हिस्ट्री है उसके जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं और बहुत कम समय में आपको ये प्रश्न मैं आपको कराऊंगा सॉल्व। ठीक है, और चाहो तो आप अपने प्रश्न भी गिन सकते हो कितने आपसे आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लूँगा। आप की तैयारी आप चेक कर सकते हैं, आप कैसे कितनी तैयारी में हैं। ठीक है, सारे का सारा जो वीडियो लाया करूँगा इसी प्रकार से लाया करूँगा मैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला वीडियो हिंदी के उद्भव का सही क्रम बताओ। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपको मालूम है, सबसे पहले संस्कृत आई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये पुरानी हिंदी कहा है चंद्र शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, पुरानी हिंदी बोला था इसको, अपभ्रंश को। अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्य हिंदी की बात कर रहा है, साहित्य अपभ्रंश को। ये अपभ्रंश है, साहित्य अपभ्रंश। तो इसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये कहा था तुम्हारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताओ। जो अपभ्रंश है उसकी उत्तरकालीन अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है अवहट्ट। ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश को से किस उपभाषा का विकास हुआ है? जो सौरसैनी अपभ्रंश है उससे बंगाली का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ? राजस्थानी का विकास हुआ है। राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है उससे। ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं? बीच के पीरियड को। तो इसे कहते हैं संक्रांति काल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसे माना है राजा मंजू को, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो ये जो प्राकृताभास जो हिंदी का है वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखो अगला प्रश्न है तुम्हारा, अगला प्रश्न है पंजाबी का विकास। जो पंजाबी है उसका विकास किस अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है? तो इसका हुआ है ब्राचड़। इसमें पढ़ेंगे हम, मतलब जो पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, देखो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमी भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न नंबर 10। तो ये है तुम्हारी मगधी। ठीक है, अर्धमागधी, एक तो मगधी होती है, एक अर्धमागधी होती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ठीक है, तो ये विकास हुआ है तुम्हारा पूर्वी हिंदी का। अब देखो सुमेलित करना है, सौरसैनी, पिशाची, मगधी, अर्धमागधी। तो इनमें से लगाना है आपको। तो सौरसैनी से तुम्हारे माले में सौरसैनी क्या होती है? सौरसैनी होती है राजस्थानी। तो ये 4 पे एक ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13, सौरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं बताओ। जो 13 है वो सौरसैनी अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली हैं वो कौन कौन सी हैं? तो अभी मैंने बताया राजस्थानी, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये भाषा निकली है। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, जो सिंधी भाषा है उसका उद्भव माना जाता है ब्राचड़ अपभ्रंश से। दोहा, जो दोहा है वो किस मूलतः किस भाषा का छंद है? 15, ये है अपभ्रंश का। सारा कुछ अपभ्रंश का ही मिलेगा क्योंकि हिंदी हमारी जो विकसित हुई है वो अपभ्रंश से हुई है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? भारतीय जो आर्य भाषा है उनका विकास भी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द किस शब्द से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया फारसी से। ठीक है, तो ये फारसी से शब्द लिया गया है। 17 के बाद आ जाओ 18 पे। 18 वाला देखो क्या है? मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जो हमारी अरबी और फारसी है, जवान ए हिंदी। ठीक है, इसका प्रयोग हुआ है खलिक वारी। किसकी रचना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रचना पूछे। जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा आपको। तो ये अमीर खुसरो की रचना है। खड़ी बोली साहित्य के या खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तोताए हिंद बोला जाता है, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की है? तो द्रविड़ भाषा में तुम्हारे साउथ की जितनी भाषा है, तो देखो उड़िया नहीं हो सकती, बंगाली, असमिया, तो ये कन्नड़ भाषा है तुम्हारी द्रविडियन। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताओ। तो खड़ी बोली हिंदी में कौन करेगा? ये करेंगे अमीर खुसरो। मैंने अभी तो बताया था आपको, अमीर खुसरो। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? जो शकुंतला नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वो किया है तुम्हारा राजा लक्ष्मण सिंह ने। इंपॉर्टेंट है राजा लक्ष्मण सिंह भी। अगला प्रश्न देखो साथियों, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली आपको मालूम है मेरठ वाली, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बड़ौती खड़ी बोली के ही क्षेत्र हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जो सुनीति कुमार हैं उनने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये जो प्रयोग किया है वो किया है जनपदीय हिंदुस्तानी।
ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया है? जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग मिलता है प्रेम सागर में। देख नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा सा देख लो आप। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? जो भारतेंदु मंडल है उसका कौन सा लेखक नहीं है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आ जाओ 27 पे, 27 पे क्या कह रहा है साथियों? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादक नियुक्त किया गया था? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1903 में। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, ये भी यूपी टेट में आया था 1893 में। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे तो शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है। काशी प्रचारणी सभा के संस्थापक में से कौन नहीं थे? देखो, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर शिव कुमार सिंह और नारायण मिश्र ये थे। रामचंद्र शुक्ल नहीं थे इसके। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 पे आओ। 31 क्या कह रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है कलकत्ता में बनाया गया था, 1800 में इसकी स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी तो मैंने बताया कलकत्ता में हुई। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये प्रश्न। जो आएगा मैं आपको टिक लगा दूंगा, उसे जरूर ध्यान रखना है आपको। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो अवधी भाषा है उसका उद्भव हुआ है अर्ध मागधी से। ठीक। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी मतलब पूर्वी हिंदी की नहीं है तो बिहारी। पूर्वी हिंदी की नहीं है बिहारी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की, देखो कोरवी है, हरियाणवी है, बुंदेली है, अवधी नहीं होती। आगे आओ 37 पे। 37 क्या कह रहा है? 37 है पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या बताओ। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बोलियों की संख्या 5 है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, पूर्वी हिंदी की जो बोलियाँ हैं देखो, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोजपुरी, मगही और मैथिली किस भाषा की बोलियाँ हैं? तो ये होती है बिहारी हिंदी की। ठीक। देखो साथियों, सुपरफास्ट रिवीजन के लिए आप जल्दी से जल्दी अपना स्कोर चेक कर सकते हो और एकदम रिवीजन मार सकते हो फटाफट। ज़्यादा समय आपको नहीं ले रहा हूँ मैं। अब देखो 40वां प्रश्न देखो, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है? तो इधर साइड का कौन सा पड़ता है? उत्तरी राजस्थानी। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन थे? जो मैथिली में साहित्य सृजन जिन्होंने किया है वो थे विद्यापति। पूर्वी राजस्थान का एक अन्य नाम क्या है? इसे डुडाड़ी बोलते हैं। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। जो प्रश्न आएगा मैं बार आपको लगा दूंगा कि ये प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो इसमें किसका सृजन हुआ है? तो ये मान लो ब्रज भाषा। अब कृष्ण की जब भी बात आएगी तो आप ब्रज भाषा लगा देना। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो 44 का जो ऑप्शन होगा आपका ये है ब्रज भाषा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, हाँ ये हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोलियां हैं? अभी तो मैंने बताया था हिंदी भाषा की जो व्याख्यात बोलियां हैं वो 5 हैं। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो ब्रज भाषा है उसका विकास जो हुआ है वो हुआ है शौरसेनी से। ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी जो बोली है अभी हमने पीछे चर्चा कर चुके हैं इसकी, वो पूर्वी हिंदी की है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम क्या है? ये है कोरवी। बनारसी, गोरखपुरी, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? जो बनारस है वो भोजपुरी बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है। अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखो क्या कह रहा है? बघेली किस उपभाषा की बोली है? जो बघेली है वो किस उपभाषा में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है साथियों। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये। कोशिका कहते हैं तो ये कहते हैं बनारस। 51 का सी। ठीक। अगला देखो, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पश्चिमी हिंदी जो विकसित हुई है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां इनमें से कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां हैं ब्रज भाषा, बहुत बोली जाती है। ब्रज क्षेत्र जो मथुरा वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा ब्रज भाषा ही बोली जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न क्या है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो शौरसेनी से ही माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामचरितमानस इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में लिखी गई। अवधी। लोगों को लगता है रामचरितमानस ब्रज में लिखी गई, लेकिन अवधी में लिखी गई है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो आपकी है पूर्वी हिंदी। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का विकास माना जाता है मगधी अपभ्रंश से। 57 तक हो गए, 58 पे आ जाते हैं अपन, 58 वाले पे। 58 देखो, तुलसीकृत विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा है, जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा आपसे पूछी जा रही है तो आपकी भाषा होगी ब्रज। ठीक है, इनमें से किस बोली को बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। 59 का है ए, अवधी का संबंध नहीं है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। तो उत्तर प्रदेश में देखो अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और मैथिली। तो इसमें कौन सी नहीं बोली जाती, मैथिली नहीं बोली जाती, डी। और बाद बाकी तीनों बोलियां बोली जाती हैं। 61 देखो, बोली किसकी इकाई है। भाषा की जो इकाई होती है उसे बोली कहते हैं। भाषा की इकाई को क्या कहते हैं, बोली। अब देखो एक होती है विभाषा। अगला देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62, विभाषा। विभाषा क्या होती है। विभाषा हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, गोपाल स्वामी अयंगार। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। ये तो बहुत फेमस प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया था। तो ये मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी माने जाते हैं 1916 में, तो उन्होंने ही सुझाया था। राजभाषा किस भाषा को कहते हैं। राजभाषा जो होती है, किस भाषा को कहा जाता है राजभाषा। तो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न जो होती है, जो कार्य में यूज होती है, उसे कहते हैं तुम्हारा भाषा। देखो अगला प्रश्न देखो साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ये अनुच्छेद आर्टिकल है 343। 395 आर्टिकल है, इसमें ध्यान रखना है आपको। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में हुई थी। राजभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। जो राजभाषा होती है किसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। जो राष्ट्रभाषा होती है संपूर्ण राष्ट्र का, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है केवल। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। देखो हिंदी है, नेपाली है, गुजराती है, राजस्थानी का भी नंबर नहीं आया है, लेकिन इसको बात चल रही है करने की। अगला प्रश्न देखो 71 प्रश्न क्या कहता है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं, पहले 14 थी, फिर 1 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, इस प्रकार से 22 हो गई हैं। इनमें से किसको संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। ब्रज को कहाँ किया गया। ब्रज में कोई भाषा, ब्रज भाषा को नहीं किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि। जो देवनागरी लिपि है, जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो आपको मालूम है ब्राह्मी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ब्राह्मी को लिपियों की जननी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्राह्मी किस लिपि को लिपियों की जननी कहा जाता है। तो लिपियों की जननी कहा जाती है ब्राह्मी लिपि को। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। अभी मैंने बता दिया, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा देवनागरी में, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी से। मॉरिशस का प्रेमचंद, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरिशस का जो प्रेमचंद है वो किसको कहा जाता है। वो कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। अगला प्रश्न देखो, लाल पसीना उपन्यास, अभी तो मैंने बताया था अभिमन्यु अनंत का ही है। ये लाल पसीना बहुत इंपॉर्टेंट इनका वो है। अंडमान निकोबार में शासन तथा शिक्षा की भाषा है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है उधर साइड पे। तो हिंदी ही बोली जाती है वहाँ पर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, नागपुर भारत में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन का 1975 में हुआ था। तो ये साथियों 80% मैंने आपको करा दिए, 80 प्रश्न हो गए इसके। और 80 प्रश्न में से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हिंदी हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री है हिंदी की, उसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। सुपर फास्ट रिवीजन आपको मैंने करा दिया है। ठीक है साथियों, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, और साथियों तो शेयर कर दो। हर एक चैप्टर का मैं ऐसी सुपर फास्ट रिवीजन आपको करा दूंगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।